अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। स्कूलों और कॉलेजेस में हमें ये तो बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, कौन से मज़ामीन पढ़ने हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उनको पढ़ना कैसे है। आज के पढ़ने के जदीद तरीके क्या हैं जो कि हमें न्यूरो साइंस बता रही है। इस पूरे कोर्स में, जिसकी आज मैं एपिसोड नंबर 2 बना रहा हूँ, हम ये सीखेंगे कि पढ़ने के जदीद तरीके क्या हैं और आज की साइंस, आज की रिसर्च, जदीद तहकीक हमें कैसे पढ़ाने के लिए कहती है या पढ़ने के लिए कहती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सुपर कंप्यूटर की तरफ। इस वक्त आप आईबीएम का बना हुआ एक सुपर कंप्यूटर देख रहे हैं जिसका नाम है समिट, और हम इस कंप्यूटर का मुआजना करेंगे अपने दिमाग के साथ। हम देखेंगे कि हमारे दिमाग की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, और हमारा दिमाग कितना तेज काम कर सकता है। तो इस सुपर कंप्यूटर को रखने के लिए बास्केटबॉल के बराबर कोर्ट चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा लॉन चाहिए या कोर्ट चाहिए जिसमें हम इस सुपर कंप्यूटर को रख सकते हैं। इसके लिए जो पावर की ज़रूरत है वो है 16 मेगावाट। 16 मेगावाट इतनी पावर है कि वो एक छोटे शहर के लिए काफ़ी है। इसके फैंस को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो तकरीबन 6000 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना पावरफुल कंप्यूटर है। लेकिन अब हम इसका मुकाबला करते हैं अपने दिमाग के साथ। तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? जैसे जैसे इंसान ने इलेक्ट्रॉनिक्स में तरक्की की, तो आप देख सकते हैं कि 2009 के बाद हमारी तरक्की एक्सपोनेंशियली ऊपर गई और हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की। वैसे वैसे हमने इंसानी दिमाग को नकल करने की, कॉपी करने की भी बहुत कोशिश की अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। तो जब हम इस सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसकी मेजरमेंट हम लेते हैं फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। या आसानी से मैं आपको यह बता सकता हूं कि कितने ऑपरेशन पर सेकंड एक कंप्यूटर कर सकता है। तो जब हम समिट की बात करते हैं तो उसकी स्पीड 10 टू रेज पावर 15 है। 143 इंटू 10 टू रेज पावर 15 फ्लॉप्स वो कर सकता है, यानी ऑपरेशंस कर सकता है पर सेकंड। लेकिन क्या हमारा दिमाग इससे ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सकता है? उसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। अगर हम अपने दिमाग की बात करें तो वो उससे 1000 गुना ज़्यादा तेज़ है। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे पास 2020 में मौजूद है, उससे हमारा दिमाग 1000 गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है। तो हमारा दिमाग 54 इंटू 10 टू रेज पावर 18 फ्लॉप्स यानी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस करता है। तो दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड के तो करीब करीब हम पहुंच रहे हैं, और एक प्रोडिक्शन के मुताबिक हम 2028 में या 2030 में दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड से आगे निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ने बड़ी जल्दी प्रोसेसिंग स्पीड अटेन कर ली, हासिल कर ली, जो कि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड है। लेकिन मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करना चाहूँ कि दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड निकालने के लिए भी जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हतमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो दिमाग की स्पीड मैंने आज आपको दिखाई है, वक्त के साथ साथ हम ये डिस्कवर कर सकते हैं कि ये उससे भी ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ दिमाग में और बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन आप अगर एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाएं तो वो कुछ काम बहुत आराम से कर लेगा। मसलन वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट बड़े आराम से कर सकता है, वो चेस, शतरंज बड़े आराम से खेल सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर तो हम बना चुके हैं। और वो कैलकुलेशंस बड़े आराम से कर सकता है। तो मशीन को अगर इंटेलिजेंस दी जाए तो वो ये काम बड़े आराम से कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो मशीन के लिए बहुत मुश्किल हैं। मसलन उसको चलना, दौड़ना, सूंघना, स्मेल करना, चीज़ों को देख के रिकग्नाइज करना, इसके लिए मशीन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दिमाग बहुत आसानी से ये काम कर सकता है। लेकिन मशीन ज़्यादा अच्छी है कैलकुलेशंस में, ट्रांसलेशंस में और चेस खेलने में, जबकि दिमाग बहुत अच्छा है वॉक करने में, रनिंग करने में, चीज़ों को देखने और रिकग्नाइज करने में, स्मेल करने में। इन चीज़ों में अपनी अपनी खसूसियत रखते हैं। तो जब हम मशीन की बात करते हैं तो स्पीड की तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या आपका दिमाग और मशीन की इंटेलिजेंस एक जैसी है? इंटेलिजेंस को नापने के लिए एक स्टेयर केस बनाया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं। जो जितना ज़्यादा ज़हीन है वो उतना ही इन सीढ़ियों में ऊपर की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि इंसान ऊपर है, चिंपैंजी उसके पास पास है, और फिर मुर्गी आ जाती है इंटेलिजेंस में, और चूंटी की इंटेलिजेंस बहुत कम है, और मक्खी इससे भी नीचे है। तो जब हम इंटेलिजेंस स्टेयर केस की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि चिंपैंजी की इंटेलिजेंस इंसान के करीब करीब है। इसी तरीके से कुछ परिंदों की इंटेलिजेंस भी इंसान के करीब करीब है। जबकि चिंपैंजी का डीएनए हमारे डीएनए से 96% मिलता है। और अगर आप चिंपैंजी को कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दें तो वो भी सॉल्व कर सकता है, हमें रिसर्च ये बताती है।
इसी तरीके से जब हम इंसानों में बात करें तो इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसका दिमाग वैसे वैसे डेवलप करता है। लेकिन आइंस्टाइन ऐसा साइंसदान था जिसका दिमाग 17% ज़्यादा भारी था आम लोगों के दिमाग से, और उसकी वजह उसमें एक अनोमली थी, उसमें एक चीज़ मौजूद नहीं थी जिस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो इंसानों के दिमाग में भी कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन इंसान जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका दिमाग बढ़ता है। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि हम आज तक मक्खी के दिमाग की इंटेलिजेंस के बराबर कोई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर नहीं बना सके जो कि उसकी तरह सूंघ सके, उसकी तरह फैसले कर सके, उसकी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उड़ सके, देख सके। वो सारे काम जो कि मक्खी करती है उस तरीके की जनरल इंटेलिजेंट मशीन अभी तक हम नहीं बना सके। तो इंटेलिजेंस में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जबकि रिसर्च ये बताती है कि स्पीड में हम दिमाग के प्रोसेसिंग के करीब करीब पहुंच गए। तो दिमाग को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग के खुलिये होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। इनमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है, ये बीच में न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। एक लंबी सी दुम होती है जिसे एक्सॉन कहा जाता है, और उसके एंड पर टर्मिनल्स होते हैं। जब भी हम दिमाग को देखते हैं तो उसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो एक जाल बिछा होता है, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होंगे उतना ही ज़्यादा दिमाग काम करेगा। और सिग्नल दिमाग में इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक के डेंड्राइट्स, आपको यहाँ पर इसकी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं, वो दूसरे की दुम के साथ जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, और बहुत से न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, और फिर इनमें से सिग्नल पास करना शुरू हो जाता है और ये डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। और जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लर्निंग। हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और एक न्यूरॉन 10 से लेकर 10,000 कनेक्शंस बना सकता है। तो उस लिहाज से हमारे दिमाग में तकरीबन 100 ट्रिलियन कनेक्शंस मौजूद होते हैं जो एट अ टाइम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिमाग की एक सिमुलेशन दिखा रहा हूँ कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा होता है। दिमाग की इस पावर को देखते हुए आज की जितनी भी रिसर्च हो रही है जो चिप्स बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स बनाने के लिए, वो सारी की सारी दिमाग को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर चिप्स आ रही हैं जो कि IBM भी बना रहा है, जो कि इंटेल भी बना रहा है। और इस चिप का, ये जितने भी चिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका जो बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है वो दिमाग से लिया गया है। तो आपको यहाँ पर इंटेल की निर्वाणा चिप दिखा रहा हूँ जो कि न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस करती है, यानी कि वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि दिमाग काम करता है। और ये फ्यूचर की चिप है जो कि हर मोबाइल और हर कंप्यूटर में लगाई जाएगी। तो जब हम दिमाग की बात करते हैं तो दिमाग हमें कुछ सुपर पावर्स भी देता है। हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है लर्निंग। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं, और जब हम भूलते हैं तो वो अपने कनेक्शंस छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि दो न्यूरॉन्स आपस में किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी सुपर पावर है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कितने ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जब एक बच्चा बड़ा होता है, मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि उसके दिमाग के न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स बनते हैं, ब्रांचेस बनती हैं, घने होते हैं उसके डेंड्राइट्स। तो अब उनमें ज़्यादा सलाहियत है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को समझ सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि न्यूरॉन के डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 10,000 तक हो सकते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होगी। हमारा दिमाग पहले 3 से 4 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, और अगर आप 1 साल में देखें तो 1 साल में उसकी मैक्सिमम, पहले साल में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। और ये वो टाइम होता है पहले 3 साल जबकि हम बच्चों को स्कूल में नहीं लेके जाते, उनको घर में रखते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाती। अगर इन 3 सालों पे हम तवज्जो दें तो उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, और वो आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, उनकी इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे विजन, हेयरिंग और सेंसेस सीखना शुरू कर देते हैं फ़ौरन ही जब वो पैदा होते हैं। लैंग्वेज भी पहले साल में सीखना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जो हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो भी बच्चों को आना शुरू हो जाती है। और फिर हमारा दिमाग पहले 4 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, अपनी टोटल कैपेसिटी को पा लेता है। दिमाग हमारे बॉडी का 20% एनर्जी लेता है, जबकि ये हमारी बॉडी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप अपने बच्चे के दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं,
अपने बच्चे को फ्यूचर में अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है। रिसर्च की बात कर रहा हूँ जो कि हार्ट एंड राइजले ने की, जिस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ 1995 में। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों से पहले 3 साल बहुत बातें करें, वो आपकी बातों का जवाब दें या ना दें, आप उनसे जितने ज़्यादा बातें करेंगे उतने ज़्यादा अल्फाज वो सीखेंगे, उनकी मेमोरी में जाएगी और उससे उनके दिमाग के कनेक्शन उतने ज़्यादा बनेंगे और फ्यूचर में वो बहुत अच्छे कैरियर्स में जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है। इसका सिंपल टिप यह है कि पहले 3 सालों में अपने बच्चों से बहुत सी बातें की जाएं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता जाऊँ कि हम ये समझते थे कि हमारा दिमाग फिक्स्ड है, लेकिन अब साइंस हमें बता रही है, न्यूरो साइंस बता रही है कि दिमाग प्लास्टिक है। प्लास्टिक का मतलब यह है कि उसमें प्लास्टिसिटी है, वो फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो जब हम चेंज की बात करते हैं, जब भी हम लर्निंग करते हैं तो कनेक्शंस बनते हैं न्यूरॉन्स के, और इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग चेंज होता है। तो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ हिस्से देखते हैं। बड़े अरसे तक हम ये समझते थे कि हमारा दिमाग सिर्फ 10% काम करता है, लेकिन आज की साइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग 24 घंटों में उसका तकरीबन सारा हिस्सा इस्तेमाल होता है। हर वक्त हमारा दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन पूरा दिमाग इस्तेमाल होता है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दिमाग के कुछ हिस्से लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ हिस्से क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ हिस्से मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप क्रिस्टीना सेंट हाउस से मिलें, जिनके दिमाग को आधे दिमाग को निकाल दिया गया था एक सर्जरी की वजह से, तो उनमें बहुत सी चीज़ें कम होनी चाहिए थी। मसलन उनके दिमाग का वो हिस्सा निकाला गया था जिसमें लैंग्वेज सीखने की सलाहियत होती है। तो इसका मतलब ये है कि इन खातून को कभी भी लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन साइंसदानों ने हैरानकुन चीज़ें देखी कि उनके बकिया आधे दिमाग ने वो चीज़ें भी सीखना शुरू कर दी जो कि वो दिमाग अमूमन आम इंसान में नहीं करता। तो इन्होंने लैंग्वेज, ना सिर्फ लैंग्वेज सीखी बल्कि इन्होंने ड्राइविंग सीखी, इन्होंने मुख्तलिफ गेम्स खेली और इन्होंने एमएस किया पैथोलॉजी में यूएसए से। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आधे दिमाग वाली लड़की ने यूएस से, अमेरिका से एमएस पैथोलॉजी किया। तो हम जब पूरे दिमाग के बच्चों को कहते हैं कि वो कुन ज़हन है, तो इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग तो पूरे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन शायद हमारा दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर रहा। दिमाग की पावर मैं आपको दिखाता हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ, और वो है हेनरी ब्रीचर की। ये एक साइंसदान थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में काम कर रहे थे, और जब इनके पास दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो बहुत से मरीज़ इनके पास आ रहे थे, ज़ख्मी आ रहे थे, जो कि दर्द से करा रहे थे। तो इन्होंने सिंपल इंजेक्शन देने शुरू कर दिए, दवाइयाँ तो थी नहीं, और कहना शुरू कर दिया कि ये दवाइयाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने हैरानकुन तौर पर देखा कि बहुत से मरीज़ कहते थे कि उनका दर्द ख़त्म हो गया है। इस पर वो हैरान हुए और उन्होंने आके रिसर्च शुरू कर दी कि अगर हम किसी तरीके से दिमाग को ये धोखा देने में कामयाब हो जाएं या बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि वो एक दवाई से ठीक हो सकता है, तो आप उसको वो दवाई ना भी दें, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। तो दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बॉडी को हील करना शुरू कर देता है, वो सेल्स लेवल पर जाकर हील करना शुरू कर देता है। और अब इस पर बहुत सी रिसर्च भी हो रही है और इसकी बायोलॉजी भी हमारे सामने आ रही है। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और अब ये एक फैक्ट है कि हमारे ब्रेन में प्लेसिबो इफेक्ट होता है। और इसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें मरीजों को गोलियां दी गई जो कि ग्लूकोज की थी, जिनमें दवाई थी नहीं, और उन्होंने 65% लोगों ने जिनको दवाई दी गई और थोड़ा सा डॉक्टर ने काउंसलिंग कर दी कि आप अच्छे हो जाएंगे, ये दवाई बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि उसमें दवाई नहीं थी। लेकिन ये आपके दिमाग की पावर है जिसने आपकी बॉडी को हील करना शुरू कर दिया। और सिर्फ दवाइयों तक ही ये रिसर्च महदूद नहीं रही, बल्कि एक रिसर्च में कुछ लोगों की सर्जरी की गई, और सर्जरी में कुछ नहीं किया गया। घुटने की सर्जरी की गई, बहुत तकलीफ थी, वो चल नहीं सकते थे, लेकिन सर्जरी में कुछ नहीं किया गया, सिर्फ पूरी सर्जरी की नकल की गई, मिमिक किया गया। और बाद में मरीज ने उठकर कहना शुरू कर दिया कि वो तो बिल्कुल चल सकता है, उसे तो मसला नहीं, उसके तो मसले हल हो गए। और इस पर बीबीसी ने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। तो दिमाग की जो ये कुव्वत है कि वो अपने आप को हील कर सकती है, या वो अपनी बॉडी को वैसे ही शेप कर सकती है जैसा कि वो सोचती है, बहुत बड़ी सुपर पावर है। और इसका रिवर्स इन्फेक्ट भी है, नोसिबो, यानी अगर आप ये सोचना शुरू कर दे कि आप बीमार हैं, या डॉक्टर आपको ये कहना शुरू कर दे कि आप बीमार हैं, आप बीमार, आप नहीं बच सकते, तो आपके दिमाग आपकी बॉडी को बावर करा देगा कि आप बीमार हैं और आप नहीं बच सकते। दिमाग की कुछ खसूसियात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स के तौर पर कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है, एक फोकस मोड है, एक डिफ्यूज मोड है, अलग वीडियो बना चुका हूँ। इसमें हमें स्विच करना चाहिए। मसलन जब आप मैथमेटिक्स से सवाल कर रहे हो तो आप बहुत फोकस मोड में काम कर रहे होते हैं, आप दिमाग का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए बना होता है या मैथमेटिक्स के लिए डेवलप हुआ होता है।
लेकिन जब आप थक जाते हैं तो आप उठते हैं और उठ के डिफ्यूज मोड में चले जाते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप शावर ले रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तो अब आपके दिमाग का पूरा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। तो साइंस ये कहती है कि आधा घंटा फोकस मोड में रहने के बाद आपको 10 मिनट के लिए डिफ्यूज मोड में ज़रूर जाना चाहिए, स्विच करना चाहिए। हमेशा एक चीज़ पर लगातार नहीं लगे रहना चाहिए जिस तरह हम करते हैं कि हम ये करके ही उठेंगे ये सवाल, बल्कि आपको दोनों मोड्स में स्विच करना चाहिए। तो आइंदा से जब आप पढ़ेंगे तो आप 20 मिनट आधा घंटा फोकस मोड में पढ़ेंगे और 10 मिनट अपनी मर्जी की कोई चीज़ करेंगे। फिर 20 मिनट आधा घंटा आप फोकस मोड में पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट को, और फिर आप 10 मिनट कुछ और करेंगे। तो आपने अपने दिमाग को रिलैक्स ज़रूर करना है, ठंड माहौल ज़रूर रखना है। इसी तरीके से जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत कम हो जाती है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कम प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक 60% दिमाग अपने काम शट डाउन कर देता है जब वो स्ट्रेस में होता है। और स्ट्रेस में होने की वजह ये होती है कि हमें कोई ऐसा इमोशनल सेटबैक मिला होता है जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमेगडाला कहते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से ये ऐसी वेव्स प्रोड्यूस करता है कि हमारा दिमाग का आगे वाला हिस्सा है, जिसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, वो फिल हो जाती है। तो हमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वर्किंग मेमोरी में वो चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि हम कर रहे होते हैं। जब वो मेमोरी पूरी की पूरी एमेगडाला की वजह से हाईजैक हो जाती है, फिल हो जाती है, तो हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या डिसीजन करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी स्ट्रेस में डिसीजन ना करें और आप अमिगडाला को काम डाउन करने की कोशिश करें, जिसकी टेक्निक्स मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि स्ट्रेस का तालीम के साथ, पढ़ने के साथ और लर्निंग के साथ बहुत गहरा हिस्सा है। बहुत सी स्टडीज़ ये बताती हैं कि स्ट्रेस में आपके दिमाग की साख्त बदल जाती है, आपके दिमाग के डेंड्राइट्स कम हो जाते हैं, आपका न्यूरॉन झड़ा हुआ खिज़ां का न्यूरॉन लगता है, जबकि जिन लोगों को स्ट्रेस नहीं होता उनके न्यूरॉन्स बाहर के न्यूरॉन्स लगते हैं, उनमें कनेक्शन बनाने की ज़्यादा एबिलिटी होती है, वो ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, वो ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। स्ट्रेस में जाने की बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह गरीबी भी है, गुर्बत भी है। एक्सट्रीम गुर्बत में बच्चे स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ सान्या हो तो वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उसके अलावा और बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से अगर बच्चा स्ट्रेस का शिकार है, चाहे माँ बाप आपस में हर वक्त लड़ते रहते हों, तो वो पढ़ नहीं सकेगा। तो आपका बच्चा कभी भी स्ट्रेस में पढ़ नहीं सकेगा। अगर वो खुश है, हंस रहा है, तो वो पढ़ सकेगा, वो स्ट्रेस में नहीं पढ़ सकेगा। नींद बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे बड़ों को और 10 घंटे बच्चों को नींद लेनी चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि दिमाग के जो फुजले होते हैं वो नींद में खारिज होते हैं। तो अगर आपने नींद नहीं ली तो आपका दिमाग अपने वेस्ट प्रोडक्ट से साफ नहीं होगा, हशाश नहीं होगा, रीसेट नहीं होगा, और हमेशा आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। इस पर पूरी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि साइंटिफिकली नींद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन आपने ये समझना है कि अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हैं या छोटे बच्चे 10 घंटे से कम सो रहे हैं, तो फिर उनसे ये शिकायत करना मुनासिब नहीं है कि उनको पढ़ना सही नहीं आ रहा। मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग के लिए बहुत बुरी है। एट अ टाइम एक काम करें। अगर काम कर रहे हैं तो मोबाइल को ना सुनें, टीवी की तरफ ना देखें और सब्जेक्ट्स को ना देखें। एट अ टाइम एक काम करें, क्योंकि हमारा दिमाग एक सीक्वेंशियल प्रोसेसर है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग एक वक्त में एक काम कर सकता है। वो माइक्रो सेकंड के लेवल पर होता है, इसलिए हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी कई काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वक्त में एक काम करेंगे तो साइंटिफिक स्टडीज़ ये बताती हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं दिन के एंड में। और अगर आप एक वक्त में 4 काम करने की कोशिश करेंगे तो साइंटिफिक स्टडीज़ बताते हैं कि दिन के एंड में आप बहुत कम काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक्सरसाइज का दिमाग और पढ़ने से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। अगर आप ब्रिस्क वॉक करेंगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। एक्सरसाइज से एक्टिव स्टेट में जाता है और उससे लर्निंग बहुत आराम से होती है। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स भी एक्सरसाइज से बनते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स बनते हैं, इसका मतलब दिमाग का वजन बढ़ता है। यह है कि दिमाग बढ़ता है और उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी आती है वो पढ़ने के। तो अगर पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करें। मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के फ़ायदे बता रहा हूँ कि 20 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आप देखें कि आपका दिमाग उसके जब स्कैन किए गए तो वो कितना हाइपर एक्टिव स्टेट में आ चुके हैं। तो अब अगर आप 20 मिनट की एक्सरसाइज करके पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन एक और साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि अगर सिर्फ आप 3 मिनट भी एक्सरसाइज करके, हल्की एक्सरसाइज करके पढ़ने के लिए बैठें तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बचपन में बताया जाता था कि मुश्किल सवाल को एंड पे रखें,
मुश्किल चीज़ें एंड पर करें। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि मुश्किल सवाल चाहे पेपर में हो या मुश्किल काम चाहे ज़िंदगी में हो, उसको सबसे पहले ख़त्म करें। क्योंकि जब आप उसको शुरू करेंगे और बीच में फंस जाएंगे तो आपका दिमाग उस पर प्रोसेसिंग करता रहता है, जबकि आप कुछ और करने लगते हैं। तो वो प्रोसेसिंग कर रहा है और वो कुछ देर के बाद आपको ज़रूर सोल्यूशन ढूंढ के लाएगा, क्योंकि दिमाग बहुत अनाप्रस्त है। तो इसलिए जब भी मुश्किल काम आए तो उसको सबसे पहले ख़त्म करें, मुश्किल क्वेश्चन आए तो उसको सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें और आसान कामों को एंड में रखने की कोशिश करें। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। पढ़ने के लिए, दिमाग की नशोनुमा के लिए डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग के लिए हल्दी बहुत अच्छी है, दूध में हल्दी डालकर बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को देता हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इसी तरीके से मछली बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। आप अगर बीन्स देते हैं वो बहुत अच्छी है दिमाग के लिए। ब्रोकलाई, गोभी जो ब्रोकली होती है वो बड़ी अच्छी होती है। चॉकलेट, गहरी चॉकलेट अच्छी होती है, हल्के रंग की चॉकलेट बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो नट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आपको बहुत से यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स दिखाएं, तो हमें इन पर ज़रूर सोचना चाहिए कि वो ऐसे फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें बच्चों को खिलाएं जो उनके दिमाग को परवान चढ़ें। और अगर हम ऐसी चीज़ें बच्चों को खिला रहे हैं जो कि उनके दिमाग के साथ बुरा कर रहे हैं, इसमें बच्चों का बहुत कम कसूर होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि फास्टिंग, रोज़े रखने से या भूखा रहने से दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। तो अगर आप मोटापे में हैं तो आपका दिमाग, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उतना एक्टिव नहीं होगा जितना कि एक पतले आदमी का दिमाग होता है, नॉर्मल आदमी का होता है। इसी तरीके से अगर आप भूखे रहते हैं, कम खाते हैं, तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। और आखिरी चीज़ ये है कि जितने ड्रिंक्स हैं जिनमें मीठा बहुत होता है, मसलन जितने जूसेस होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या शरबत होते हैं, वो दिमाग के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। इसी तरीके से जितने आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास अनहेल्दी खाने होते हैं, बर्गर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, शुगरी कंटेंट जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अगर एक बच्चा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है तो उसे पढ़ने में, उसे समझने में और उसे लर्निंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मैंने आज आपको साइंस ऑफ लर्निंग में दूसरी किस्त में सिर्फ ये बताया कि हमारे दिमाग की पावर क्या है और हम इस दिमाग से क्या काम ले सकते हैं और इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है। तो अगर आप अपने दिमाग को इन चीज़ों पर, इन रूल्स पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पढ़ने के तरीके, उनमें बहुत निखार आएगा और आपके पढ़ने की स्पीड में बहुत तेज़ी आएगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को हर उस्ताद, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर बच्चे, हर वालिदैन तक पहुंचा दीजिए। ये सदका जारी है।